चलिए अब एक जल्दी से फटाफट एडजस्ट हो जाए। भैया एक आसान चैप्टर और एक सरल चैप्टर है। 3 प्रश्न तो हर साल आ रहे हैं। 2024 में 4 प्रश्न आए और आसान चैप्टर है। अच्छी तरीके से तैयार करिए। 100% एनसीईआरटी से इसको तैयार करते हुए चलिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रश्न यहां से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ना है। दूसरी बात, 7 लेक्चर का टॉपिक है। 7 साढ़े 7 लेक्चर में पूरा लॉजिक गेट, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। कोशिश करें इसकी एग्जाम्पलर भी कर सकें। मैं सवाल इसके डाल दूंगा आपको एग्जाम्पलर के, क्योंकि वहां भी थ्योरेटिकल सवाल हैं अच्छे अच्छे। तो पूरा पूरा इसको कवरेज कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। लिखिएगा, हेडिंग डालिए सेमीकंडक्टर। चलो बातचीत बंद करो, बिल्कुल शांत हो जा भाई। बंद करना, बात कर, बंद कर। हाँ कोशिश कर। अब चलो लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग डालिए बस बस बंद करो, अब डांटना पड़े फिर फायदा क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग है मेटल, इंसुलेटर, मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। चलो अब बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, फुल थ्योरेटिकल लेक्चर है। एक एक बात समझोगे, आज एनसीईआरटी पढ़ोगे तो चैप्टर कमांड में आ जाएगा। भाई 4 प्रश्न है, हमें पता है कि एक एक प्रश्न के लिए क्या क्या लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, सर्कुलर, रोटेशनल, लगभग 30 से 35 दिन पढ़ाया जाता है, तब जाके वहां 4 प्रश्न बनते हैं। आप इस बात को समझिए, गंभीरता है। 16 नंबर ही एसएचएम वेव में खुद 18 से 20 लेक्चर लेता हूं। जब एसएचएम वेव 18 लेक्चर अलॉटेड है भाई, तब जाके वहां 4 प्रश्न तैयार होते हैं। मैग्नेट के 2 से 3 प्रश्न आते हैं, अपन पढ़ा है 16, 17, साढ़े 17 लेक्चर में। भैया ये 7 लेक्चर में अपन को 4 प्रश्न दे रहा है, स्मार्ट खेलना पड़ेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ 4 से 5 सवाल, ईएमडब्ल्यू 2 सवाल दे रहा है, मॉडर्न फिजिक्स 6 सवाल दे रहे हैं, यूनिट डायमेंशन 3 प्रश्न, इतने आसान। तो भाई लॉजिक ये है कि ना अपन को स्मार्ट प्ले करके पहले एक बार, जिनके 60, 70, 80, 90 पर आ रहे हैं, एक बार अपन को स्मार्ट प्ले करके पहले 140, 150 का जुगाड़ अपन को बैठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 180 की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता, पर ये ग्रेजुअली लेवल अप होगा। आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करिए, कहां कहां हमें फोकस करके चीजों को बढ़िया करना है। जैसे ये है, अब आप डे 1 से देख लीजिए, 7 दिन आना है बस। 7 दिन आते ही अपने 4 क्वेश्चन कब्जे में, 100% एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पुराने क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा। पर बढ़िया तैयार करो, घर जाके आधा घंटा पढ़ना है रोज। 7 दिन तैयार, टॉपिक कब्जे में आ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मीनवाइल मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स का एक टारगेट दिया, 4 से 5 दिन में मॉडर्न पूरा निपटाओ। कितने चैप्टर हैं? 3, 11, 12, 13। करते जाइए तो मजा आएगा। चलिए अब लिखिए, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं 2 बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड।
शुरू करें? तो पहला लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। पहले मैं टेबल बना लूं, उस हिसाब से आप बनाइएगा। शुरू करिए। अब छठी क्लास से जानते हैं कॉपर कंडक्टर है। क्यों? सबको पास उत्तर है क्योंकि उसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक ये करंट को फ्लो नहीं करती। क्यों? उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो पहला यही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होता है? अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत सारे मात्रा में, काफी सारे, अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में होते ही नहीं है या बहुत कम, वेरी फ्यू। और सेमीकंडक्टर में कुछ होते हैं। दूसरा, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, कंडक्टिविटी का होता है सिग्मा, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स। अब बिल्कुल रटिए मत, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप नमी से चीजों को सुन रहे हैं। कंडक्टर कौन होते हैं? जिसमें करंट फ्लो होती है। इनका मतलब उनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो देखिए सिग्मा हाई। अगर सिग्मा हाई है तो दिमाग लगाइए, रो कम, लो। बिल्कुल रटो मत, थोड़ा सा तड़का लगाओ इसमें। अब इंसुलेटर, तो 5 सेकंड सोचो ना। इंसुलेटर, करंट फ्लो नहीं होती। करंट फ्लो नहीं होती तो मतलब कंडक्टिविटी बहुत कम है, कंडक्टिविटी वेरी लो। तो रेजिस्टिविटी वेरी हाई, उल्टा तो चलेगा ही। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सैंडविच होते हैं। सैंडविच का मतलब है मेटल और इंसुलेटर के बीच में। तो इनका सिग्मा मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ना ज्यादा लो ना ज्यादा हाई। सोच समझ के याद करिए, बिल्कुल ऐसा मत करिए कि मतलब वर्ड टू वर्ड रट लें। रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाते चलेंगे तो हो जाएगा। बोलिए, क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े, आते जाइए। तीसरा, तीसरा पॉइंट है साहब, एग्जाम्पल। बताइए थोड़े थोड़े कंडक्टर के एग्जाम्पल। सबसे अच्छा कॉपर, सभी मेटल, प्लेटिनम, सब मेटल, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ा हुआ है, सबको टेंशन नहीं है। इंसुलेटर के एग्जाम्पल रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब एग्जाम्पल है। सेमीकंडक्टर के नए हैं जो आपने सुने भी हैं, नहीं तो याद रखिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये सबसे बेसिक सेमीकंडक्टर हैं। बाद में तो इस पे भी काम होने लगा, वो भी हमारे आगे जाके सिलेबस में है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। आगे जाके हम पढ़ेंगे एलईडी में, फोटो सेल में, गैलिनियम आर्सेनिक, कैडमियम सल्फाइड। और रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जब बोलते जाएंगे तो अपने आप याद होते जाते हैं।
आराम से समझिए, 3 पॉइंट, फिर स्लाइड बदलूंगा। एक भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं पता है, तीनों। पहला, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम सभी जानते हैं कक्षा शुरू होने से पहले, कोई कंडक्टर करंट क्यों फ्लो करा रहा है? क्योंकि उसके पास अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। उसकी कंडक्टिविटी हाई है, रजिस्टिविटी लो है। उदाहरण क्या है इसके? मेटल्स, कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर, सभी मेटल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स। क्या अगला पॉइंट बढ़े? देख लीजिए तीनों पॉइंट ओके हैं क्या? चलिए साहब आगे देखते हैं, आओ जल्दी आओ। सही है भाई, ये 4 सवाल ईएमडब्ल्यू जोड़ दोगे तो 2 सवाल, 6 एक दिन में बैठ के तैयार हो सकता है। इसके साथ मॉडर्न 6 और 6 12, एकदम अगर स्मार्ट प्ले करोगे ना 30-32 सवाल तो ऐसे निकाल सकते हो कि आराम से 8 से 10 दिन में 30 सवाल कबाड़े जा सकते हैं। तो थोड़ा सा पैनिक मत होइए, काम रह के शांत रह के चीजों को प्लान बनाइए और फिर एग्जीक्यूट करिए। एक बार आपको पता होना चाहिए सर मैं कहां कहां से चीजों को स्कोर कर सकता हूं। बिल्कुल परेशान होने से, सरेंडर करने से, गिव अप करने से काम नहीं चलता है, पढ़ने से ही काम चलेगा, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आगे आते हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। यहां से प्रश्न शुरू होंगे। आपकी तो टेबल बनी हुई है, मैंने टेबल के खांचे वापस बढ़ा दिए। ठीक है, अब बात आता है अगला पॉइंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी याद हो तो मेटल के केस में अल्फा पॉजिटिव होता था। अभी अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या है? 15 मिनट खर्च करूंगा यहां पे, आप समझिएगा। अल्फा पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है। थोड़े बहुत कॉपर के डायग्राम याद हो, कंडक्टिविटी पढ़ी हो, तो तापमान बढ़ाने के साथ उसका रो बढ़ता था। नीट 2020 का सवाल है, ग्राफ ही पूछा गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अल्फा पॉजिटिव की फील लाइए। अल्फा पॉजिटिव का मतलब है जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे रो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। रो कौन है बोलिए, रो कौन है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब होता है रुकावट। अगर रुकावट बढ़ेगी इसका मतलब करंट कम होगी, करंट कम हो जाएगी। दूसरा एस्पेक्ट समझने का देखिए, वो भी मस्त है। टेम्परेचर बढ़ाने पर भाई साहब ड्रिफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? आराम से देखते हैं, इस कॉलम में लिख रहा हूं, मतलब जो सबके लिए लागू होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट पर प्रभाव बताइए। तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे। ज्यादा ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉलिजन करेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बताइए, ई ई अपॉन एम इंटू टॉ। टॉ कम होगा तो ड्रिफ्ट। तो हमेशा तापमान बढ़ाने पर ड्रिफ्ट कम होता है, हमेशा। अब इस एक्सपर्ट से भी, इस सोच से भी बच्चा सीख सकता है। सर बताओ सर एक बार धीरे धीरे, आई बराबर एन ए ई वी डी। थोड़ा धीरे धीरे समझाता हूं, अच्छा लगेगा। क्या फॉर्मूला याद आया? तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने से वीडी। सोच, अगर वीडी कम होगा तो करंट को भी तो कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तेरा बस नहीं चलता, एरिया पे बस नहीं चलता, एन पे बस नहीं चलता। एन ए ई सभी क्या है? कांस्टेंट। तो इन शॉर्ट समझिए, ऐसा मत रटिए एक तीर का नीचे फिर ऊपर, दो ऊपर एक नीचे, नहीं फिर एक आगे, ऐसे नहीं रटा जाता भाई। एक प्लान किया जाता है कॉन्सेप्ट को रफ कॉपी में। जैसे सर आप वापस समझाओ। सबसे पहले आपने लिखा मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव, फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स अल्फा पॉजिटिव।
अब तुझे अपने आप से बात करनी पड़ेगी ना यार रफ कॉपी में। अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सर अल्फा पॉजिटिव का मतलब होता है तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सर एक चित्र बना दिया, लो सर। थोड़ा ग्राफ को ईमानदारी से देखा, हाँ सर दिखाओ सर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रो भी बढ़ रहा है। यार 3 बार लिखे ना रफ कॉपी में यार। तुझे 3 बार लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए तो अपन सब्जेक्ट से भागते रहते हैं। अपन सोचते तो हैं कि यार अच्छा करना है, पर अच्छे के लिए जितनी मेहनत चाहिए उससे हम पीछे हट जाते हैं। हम इतने सेमिनार लिए, हमने बच्चों से बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं 9th 10th के, पूछते हैं यार कितने इंजीनियर कितने डॉक्टर बनना चाहते हैं। अधिकतम बच्चा हाथ खड़ा करता है सर मुझे आगे बढ़ना है। पर उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए, जितना पेशेंस चाहिए, जितने अप एंड डाउन को सहन करने की धैर्य सहन शक्ति चाहिए, वो भी तो अपन के लिए उतना जुगाड़ करना पड़ेगा ना भाई। तो सोचना अलग है और उसके लिए जो मेहनत है वो अलग है। थोड़ा सा आप समझिए, अपने आप को हार्ड वर्क में जाना पड़ेगा, तब मजा आएगा। तो अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव इसका मतलब है तापमान बढ़ाने पे रो बढ़ता है। अब दूसरी बात, तापमान बढ़ाने पर ड्रिफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है? ड्रिफ्ट हमेशा कम होती है, हमेशा हमेशा। अगर ड्रिफ्ट कम होती है तो आई बराबर NaEVD, सो ड्रिफ्ट कम तो करंट भी। ये भी तो ये कह रहा है अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट कम होगी। कौन सा सही है, ऊपर वाला नीचे वाला? दोनों सही है। सोचने के अप्रोच के तरीके अलग अलग है। बता, क्या मेटल वाली बात समझ में आ रही है? ये बात इधर क्यों लिखी? ये किसके लिए है? सबके लिए। इलेक्ट्रॉन कहीं का भी हो। अरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना पता है कि मैं सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन हूं या मेटल का हूं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टेम्परेचर बढ़ने पर ड्रिफ्ट स्पीड हमेशा कम होगी। अब आप देखना आश्चर्यचकित जो रह जाओगे, जो आपको आंखें बड़ी करनी है वो यहां करनी है। कौन? सेमीकंडक्टर। भैया सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब है तापमान बढ़ाने पर इसका रो घटता है। एनसीईआरटी में ग्राफ है। नेगेटिव का मतलब है तापमान बढ़ाने पर रो कम होता है। रो कम हो रहा है, इसका मतलब खुद बताओ, करंट 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 बढ़ जाएगा। सोचो इसको, ऐसे ना जल्दबाजी मत मचाओ। आराम से पेन पेंसिल छोड़ा, एनालिसिस करा। अल्फा नेगेटिव का मतलब तापमान बढ़ाओगे तो इसका प्रभाव उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा, रेजिस्टिविटी कम होगी। फिर सोचा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब रुकावट। अगर रुकावट कम होगी तो करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। अब यहां क्या कॉन्ट्राडिक्ट है वो आप देखोगे तो आपको मन खुश होगा, यार पहले दिन ही पैसा वसूल हो गया यार। ये तो आई बराबर NaEVD, करंट बढ़ रहा है। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट तो हमेशा ही कम होगा। ड्रिफ्ट पे तेरा और मेरा कोई रोल। ड्रिफ्ट अभी सीखा था, ये देख, ये देख। ड्रिफ्ट तो किसका कम? मेटल का, इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का? सबका। अब यहां जो रोल प्ले करता है वो करता है N। तापमान बढ़ाने पर भाई साहब ये N एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। N कौन होता है पता है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। क्यों बढ़ते हैं अभी बताऊंगा 1 घंटे बाद। पर थोड़ा बहुत अगर पुराना पढ़ा हुआ तो पता हो, तापमान बढ़ने के साथ सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो एकदम से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या VD तो कम करना चाहता है, परंतु N बहुत बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर यह बढ़ गया 100 गुना, ये 2 गुना ही कम हुआ, तो ओवरऑल प्रभाव क्या हुआ? बढ़ा या कम हुआ? N बढ़ गया भयंकर, तो बताइए करंट बढ़ जाएगी। ये बहुत बार पूछा गया। तो आराम से सेमीकंडक्टर सुनिए, क्या क्या बोल सकते हो, बोलो। पहला पॉइंट अल्फा, अल्फा अल्फा नेगेटिव का मतलब है अल्फा के बढ़ाने, टेम्परेचर के बढ़ाने पे रो कम होता है। रो कम होता है मतलब करंट। ड्रिफ्ट तो कम हो रही है, परंतु एन, सर मेटल के केस में एन का क्या होता था? मेटल के केस में एन बदलता। क्या बातें समझ में आ रही है? एक बार लिखिए, एक बार ब्लैंक स्लाइड करके और समझाऊंगा, आराम से लिख लीजिए। सर व्हाट अबाउट इंसुलेटर? वैसे तो इंसुलेटर के लिए ये बात करना
बेईमानी है, कोई मतलब भी नहीं है, मीनिंगलेस है, फिर भी लिख लें। इंसुलेटर के लिए भी अल्फा नेगेटिव होता है, पर इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर में वैसे ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। आराम से लिखिए, 5 मिनट लगाइए, फिर मुझसे वापस समझिए, कोशिश करिए यही बढ़िया समझ में आ जाए, और घर जाके आधा घंटा पढ़ना है। सबको पता है तो कैसे प्रश्न पूछ रहा है भाई? ऐसे भावनात्मक बात कर रहा है। कल आया था ही नहीं आया था? पढ़ाई करी थी घर पे? अरे मैं तो आ ही रहा था। हाँ। आप सब जानते हैं यार, मेरे से ही पूछना चाहते हैं बस। आप कुछ प्रतिक्रिया दे दो। चले आगे बढ़े। चलो ये बात एक बार वापस समझते हैं, ठीक है? ड्रिफ्ट किस में कम होगा? सब में। आप ऐसा सोचो ना, यार इलेक्ट्रॉन्स को क्या ही पता कि मैं मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन हूं या सेमीकंडक्टर का। उसको तो ये पता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन ज्यादा करता है तो ड्रिफ्ट कम होता है। परंतु वहां खेल कौन खेल रहा है? एन। तापमान बढ़ाने पर एन बढ़ जाता है भाई, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, और उससे करंट बढ़ जाती है। खूब प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर, अच्छे से देखिए अल्फा की बात पर। एक मिनट रुकता हूं, अच्छे से बना लीजिए। ये ग्राफ है कॉपर का, ये ग्राफ अपने आप में सवाल है। ये ग्राफ किसका है? सेमीकंडक्टर का। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखे हैं, मैंने वहां से बनाए हैं दोनों। इंसुलेटर का अल्फा नेगेटिव है, ये नीट में पूछा जा चुका है। इंसुलेटर का मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव। ये इसको बॉक्स में डाल के लिखिए, दिस इज कॉमन फॉर ऑल। बढ़िया मजे आएंगे जब आप पढ़ोगे ना। ये वाला प्रभाव किसी मेटल या इंसुलेटर में नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग कोने वाली टेबल में लिखा है। रफ कॉपी लेकर इसको याद करो, पीछे पढ़ना पड़ेगा, याद भी हो जाएगा। बताइए क्या ओके है? आगे बढ़ें। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, जो आप 8वीं 9वीं 10वीं में जानते थे। अब नई चीज पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। भाई इसको अब ध्यान से समझना, थोड़ी मेहनत वाली बातें हैं, कोशिश करोगे तो बढ़िया आ जाएगा। आज इसके 3 से 4 पेज एनसीईआरटी के पढ़ना है, कुछ भी फालतू की बात में इन्वॉल्व ना हो। पढ़ाई पढ़ाई से काम चलेगा और कोई मतलब नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे।
तो मन खुश रहेगा। चलिए पहले बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 6 2 8 2 10 12 2 14। सही है। चलो लिखना शुरू करिए। अब इसका मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूं। आराम से समझना, अब ये आधे घंटे की चर्चा है, यहां से चैप्टर का बेस बनेगा। बना लीजिए। चलिए पहले लिख लें, बराबर आ जाए, आराम से समझेंगे। यहाँ 30-40 मिनट लगेंगे बातों को दिमाग में सेट होने में। शुरू करूं? अब भाई साहब ये एनर्जी लेवल आपने आईओसी में, इनऑर्गेनिक में, एटम स्ट्रक्चर में, फिजिकल में, मैंने एटम पढ़ा है, सब जगह बनाए थे। ये एनर्जी लेवल कैसे हैं? डिस्क्रीट एंड डेफिनेट। अब सर ये दो कठिन शब्द बोल दिए आपने, डिस्क्रीट एंड, इनका क्या मतलब होता है? जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन की बात करिए, तो n बराबर 1 का आपको रटा हुआ है कितना? -13.6। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, किसी भी लेबोरेटरी में पढ़ा लीजिए, काम कर लीजिए, n बराबर 1 हाइड्रोजन का लेवल फिक्स रहेगा, -13.6। ये बात हो रही है आइसोलेटेड एटम की, एक अकेले परमाणु की बात हो रही है। एनर्जी लेवल फिक्स है, डेफिनेट है। सर डिस्क्रीट पे थोड़ा प्रकाश डालिए। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर आपको पता हो 13.6 के बाद अगला घर 3.4 का है, बीच में कोई घर नहीं है। तो एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट एंड डेफिनेट, डिस्क्रीट एंड डेफिनेट। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये किसकी बात हो रही है? एक आइसोलेटेड एटम। अब कहानी में ट्विस्ट है लाला। अब बात कर रहे हैं किसकी? सॉलिड की। सॉलिड एक एटम से नहीं बनता, लाखों करोड़ों एटम पास पास आएंगे। अब खेला होगा। ये एक एटम की संरचना, ये देखिए, ये दूसरे एटम की संरचना,
ये तीसरे एटम की संरचना। ये बताइए अब सारे एटम कैसे आ रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पास पास? क्यों आ रहे हैं पास पास? इनको क्या करना है? सॉलिड बनाना है। सॉलिड बनाने के चक्कर में अब इस इलेक्ट्रॉन की हालत खराब है। पहले इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन अपने खुद के न्यूक्लियस से होता था। अब इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन नेबर के सारे न्यूक्लियस इसको क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसका व्यवहार आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन के व्यवहार से वही रहेगा या अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब इसकी जो एनर्जी यहां फिक्स थी माइनस का 3.4, अब फिक्स नहीं होगी। वो एक हल्का सा एनर्जी लेवल में स्प्रेड हो जाएगी। और वो जो स्प्रेड होता है उस स्प्रेड को आज हम सबसे पहला नाम देंगे एनर्जी बैंड। पहले देखो मैंने एक लाइन खींची थी, अब मैं क्या बना रहा हूं? बैंड बना रहा हूं। ये 1s, ये 2s। बोलूंगा अभी 3-3 4-4 बार समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए। और ध्यान से देखिए, मैं जो मोटाई है वो बढ़ाता जा रहा हूं। आशीष सर इसके पीछे भी कोई विज्ञान है क्या? हाँ विज्ञान है। क्या है गुप्ता सर वो विज्ञान? अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका एनर्जी में बहुत ज्यादा परिवर्तन क्यों नहीं आएगा बताइए? वो अपने खुद के न्यूक्लियस से ही टाइटली बाउंडेड है। उस पर दूसरे लोग ज्यादा प्रभाव, कौन ज्यादा प्रभावित होगा? जो सबसे आउटर है। क्यों? क्योंकि वो खुद के न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है। दूसरे वाले मजे लेंगे और क्या करेंगे? उसको अपनी तरफ खींचेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? इसका मतलब अब जो एनर्जी लेवल पहले डिस्क्रीट थे, डेफिनिट थे, अब वो डेफिनिट ना होकर एक बैंड में क्या होगा? स्प्रेड। अब 1s में पहले सबकी -13.6 थी, अब -13.4 और -13.6 के बीच में एक रेंज आ गई। इस रेंज को ही शब्द क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड्स। सर कुछ एग्जाम्पल देके समझाए जिससे मैं समझ पाऊं। आइए बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर डेफिनेट क्या होता है? जैसे सर मैं पिछले 1 साल से या 2 साल से कोटा रह रहा हूं, मैं अपना घर खर्च, अपना हॉस्टल का, मेस का खर्चा सब देता हूं, पिताजी पैसे भेजते हैं। हर महीने के अंत में सर मेरे पास एग्जैक्ट 10 रुपए बचते हैं। 10 रुपए बचते हैं सर हर महीने। सर मैंने देख लिया सर बराबर। पता ये कैसे हैं? डेफिनेट हैं। अब दूसरा देखिएगा पिक्चर। सर हर महीने के अंत में मेरे पास एक रेंज रहती है 10 से 12.5 रुपए की। कभी खर्चे कम होते हैं तो मैं 12.5 बचा लेता हूं, कभी खर्चे ठीक ठाक होते हैं तो मैं 11 रुपए बचा लेता हूं, और मिनिमा कितना है? 10। अब बताइए क्या ये रेंज है क्या? ये है बैंड। पहले क्या था? 10 डेफिनिट, अब डेफिनिट नहीं है, ये क्या है? बैंड। जो n बराबर 1 में भी इलेक्ट्रॉन है, अब उन सब की ऊर्जा का स्तर -13.6 नहीं है, वो भी एक किस में लाई कर रहे हैं? बैंड में। ये डिपेंड करेगा ऑन द पोजीशन ऑफ द एटम, डिपेंड करेगा लैटिस स्ट्रक्चर पे, डिपेंड करेगा दो एटम्स के बीच की दूरियों पर। अब देखिए आप, ये स्प्रेड हो गया। उदाहरण के तौर पर और एग्जांपल समझिए। डेफिनेट और बैंड में क्या होता है? जैसे अगर पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या टीचर हैं या कोई गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं, कोई टीए डीए भत्ता नहीं मिल रहा, तो क्या होता है? एक फिक्स सैलरी आती है पूरी डिजिट में 32,978। तो भाई साहब फिक्स है 32,978 रुपए हर महीने खाते में आएंगे। ये क्या है? डेफिनेट। दूसरा सीन, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेसमैन है। आप सभी जानते हैं बिजनेस में अप एंड डाउन। कभी बहुत अच्छा चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पैसा बहुत आया, जनवरी फरवरी में भाई साहब एकदम मिनिमा आ रहा है। तो पता है वो साल भर के अंत में क्या बताता है? सर मेरा एक बैंड है, कुछ महीने जब व्यापार थोड़ा स्लो चलता है तो ये मेरी कमाई का मिनिमा है, जब व्यापार बहुत अच्छा चलता है तो ये मेरी कमाई का मैक्सिमा है, बाकी सारे महीने में इन दोनों के बीच में खेलता हूं। बताइए क्या है? बैंड।
क्या अब आप एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में अंतर समझ पा रहे हैं? जब एटम आइसोलेट है, जब एटम सिंगल है, तब उसके पास क्या है? एनर्जी लेवल है जो कि डेफिनेट है और डिस्क्रीट है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन एटम की चर्चा करिए, हाइड्रोजन एटम की चर्चा करिए, n बराबर 1 पर एनर्जी बताइए कितनी है? -13 पॉइंट। आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए जो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है उसकी ऊर्जा हमेशा -13.6 ही रहेगी। किसके केस में? आइसोलेटेड एटम। ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी बैंड नहीं है। पिताजी की गवर्नमेंट की तनख्वाह एनर्जी लेवल है या बैंड है? एनर्जी लेवल फिक्स है, फिक्स। 32,978 रुपए आएंगे, फिक्स है। अब बताइए, जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है, जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है तो बहुत सारे एटम क्या आते हैं? पास पास आते हैं ताकि सॉलिड बन सके। और जब ये एटम पास पास में आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपने नेबर के एटम से क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। और इस इंटरेक्शन के कारण इसका ऊर्जा का स्तर अब वैसा नहीं रहता जब ये किस में था? आइसोलेटेड एटम में था। इसका ऊर्जा का स्तर क्या हो जाता है? एक स्प्रेड हो जाता है, एक मिनिमम में और एक मैक्सिमम में। अब ये जो बना, इसे क्या कहेंगे? बैंड। ये है 1s एनर्जी बैंड, ये है 2s, ये है 3s, ये है। क्या बात समझ में आ रही है? चित्र बनाना शुरू करिए। ये सॉलिड है या आइसोलेटेड है? सॉलिड है। लास्ट स्लाइड लगाऊं क्या पहले? चलो आराम से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार घर जाके और पढ़ेंगे तो सारे शब्द मैंने उसी सीक्वेंस में बोल रहा हूं जो एनसीईआरटी में है, तो आपको एक बार वहां से पढ़ने पर और ग्रिप तगड़ी हो जाएगी। नीचे लिखिए, ये सॉलिड फॉर्मेशन के समय का चित्र है। थोड़ा टूटा फूटा बोलिए, अगली स्लाइड नहीं लगा रहा हूं, यहीं लिखकर टूटा फूटा बोलिए। लेफ्ट हैंड साइड में आइसोलेटेड एटम है जिसके पास एनर्जी लेवल कैसे हैं? डेफिनेट। जब सॉलिड का निर्माण हो रहा है तब बहुत सारे एटम पास पास आ रहे हैं, और उन एटम के पास पास आने से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नेबर एटम से भी क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है। अब उसका व्यवहार, अब उसकी ऊर्जा का स्तर वैसा नहीं रहा जैसा आइसोलेटेड एटम में होता है। अब उसके ऊर्जा का स्तर एक गैप में, एक बैंड में बिखर गया है, जिसका एक मिनिमा है और उसका एक मैक्सिमा है। व्यापार वाली बात क्या जबरदस्त है यार। एक बात सीधा दिमाग में बैठती है कि हाँ सर, कुछ महीने कमाई ज्यादा है और कुछ महीने कमाई कम है, पर एक बैंड तो बना सकता हूं कि सर मैंने 23-24 पूरे ईयर जो व्यापार किया, सर मेरी जो कमाई है 50,000 पर मंथ और मैक्सिमम 1.25 लाख। कुछ महीने सर मैंने 1.25 लाख भी कमाया, कुछ महीने मैंने 50, सर बाकी महीने मैंने 50 से 1.25 लाख के बीच में कमाया। बताइए बैंड है या डेफिनेट है? बैंड है, बैंड है। यस और नो? क्या आगे बढ़े? जल्दी आओ। ये चित्र बन गया क्या अच्छे से? नीचे लिखना सॉलिड फॉर्मेशन के समय का चित्र है। ये बनाइए। अच्छा ये बताइए, ये क्या हुआ? नीचे पतले ऊपर मोटे क्यों है? नीचे की ऊर्जा में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो खुद के न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड थे, उनको, उन पर दूसरों लोगों ने ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाया, इसलिए उनकी एनर्जी लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। देखिए बैंड पतले हैं। अब नया शब्द ला रहे हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इस शब्द पे बात करते हैं। पिछले 15 मिनट का कंक्लूजन एक लाइन में बता देता हूं। आइसोलेटेड एटम होगा तो एनर्जी लेवल्स होंगे, और सॉलिड होगा तो एनर्जी बैंड होंगे। बात खत्म। ये एक वाक्य में निचोड़ा गया। अब कुछ नए शब्दों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उस पर गौर करते हैं। ये एक एटम का चित्र है या एन एटम का? एन एटम। सॉलिड में तो एक एटम तो होगा ही नहीं, एन एटम्स के लिए।
बोलूं भाइयों? चलो अब सुनना, और मजेदार इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, अच्छे से पढ़िए मन खुश करके, कोई अपने जल्दबाजी नहीं है, आधा घंटा ज्यादा लगेगा पर चीज बढ़िया सीख के जाएं। ये 4 सवाल ऐसे हैं कि सर ये बिल्कुल मेरे तगड़े होने चाहिए। चैप्टर ऐसा पढ़िए जैसे मॉडर्न पढ़ रहे थे, तो इस अंदाज में पढ़ा कि यार मॉडर्न मेरा सबसे टॉप मोस्ट होना चाहिए। अब सेमीकंडक्टर ऐसा पढ़ो 7 दिन में कि यार पूरी फिजिक्स में सबसे तगड़ा सेमीकंडक्टर होना चाहिए, इसका एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व, एग्जाम्पलर सब आनी चाहिए। इस अप्रोच से पढ़ा जाएगा तो होगा। ऐसे तैयारी नहीं होती कि सर इतना पढ़ लें कि 165 आ जाए, ऐसे कभी नहीं पढ़ा जाता। इतना पढ़ लें कि 620 आ जाए, ऐसे पढ़ा नहीं जाता। आर पार पढ़ा जाता है कि सर सेमीकंडक्टर मुझे मतलब टॉप मोस्ट करना है, मतलब टॉप मोस्ट तैयार होना चाहिए। अब आइए सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, सभी लोग बोर्ड पे देखें। अब मैं एक शब्द बोल रहा हूं, आरडी सर के पास जा रहा हूं और शब्द उनसे ले रहा हूं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट। बताइए इसका आउटर मोस्ट कौन है? 3। क्या ये वैलेंस शेल है क्या? इसमें बताइए, मैं आपसे पूछूं वैलेंस शेल बताइए तो आप कहोगे 3rd। मैं आपसे पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात ओके है क्या? ये एक आइसोलेटेड एटम की बात है। अब मैं बात करता हूं सॉलिड की। अब आप देखिएगा सॉलिड की, आइसोलेटेड एटम में मैं बोल रहा था वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल नहीं बोलूंगा, वैलेंस बैंड बोलूंगा, वैलेंस बैंड बोलूंगा। अब थोड़े कठिन शब्द हैं, थोड़ा सा संभालिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं सॉलिड की, सॉलिड में मैं बोलूंगा वैलेंस बैंड। अब मुझे बताइएगा 3s में, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3s में ये लिख दिया कॉन्डम स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उटपटांग रहेगा पर धीरे धीरे समझ में आएगा, तो आप पैनिक मत होइएगा। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर दिया? 2n। 2n क्यों किया बताइए? एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, n एटम में 2n होंगे। 3p में बताइए कितने हैं? 2। तो बताइए कितने? 2n। अच्छा इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी पी की 6 की है, टोटल 3s2 इसकी बोलेंगे तो कितने की कैपेसिटी है? 8 की। तो 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट है। गणित के नंबर में फंसोगे, अभी वापस समझाऊंगा। इसमें से 4n कंप्लीटली फिल्ड है और 4n कंप्लीटली एम्प्टी है। फुल ऊपर से जाना शुरू हो गया, इरेज ऑल, इरेज ऑल। सर आप भी बाकी लेक्चर जैसा करोगे फिर क्या फायदा? अब भी समझ में आना जरूरी है, आजा फिर मेहनत करते हैं। ये किसका था? ये किसका था? एटम का। देख एटम का, मुझे बता इसका वैलेंस शेल कौन? कोशिश कर। 3rd। और बोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और सोच पी में कुल कितनी औकात? 6। 6 में से 2 भरे हुए हैं और 2, कुल कितने हैं? 8 आ सकते हैं। पी में 6 और एस में 2, कुल कितने? 8। कुल कितने? एक एटम में 8, 2 एटम में 16, 2 से गुणा किया। एन एटम में 8n, एन एटम में 8n। 8n में से कितने फिल्ड? 4 फिल्ड हैं, तो 4n फिल्ड और 4n एम्प्टी। अब मैं फिर लिखता हूं, आप मुझे एक एक शब्द बताना। सबसे पहले मैंने शब्द लिखा सॉलिड, बताइए ओके? ठीक है। सॉलिड में पहले स्ट्रक्चर लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। किसका है बताइए? सिलिकॉन का। बता वैलेंस एनर्जी बैंड कौन सा? 3rd। 3rd में कुल अवेलेबल 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट है। क्या ये सही है क्या? गुप्ता सर ये वापस समझाओ, ये 8n कहां से आया? तो सोचना, पी में कितने होते हैं? 6, एस में 2, कुल बता किसके? कुल 3rd के। कुल किसके? 3rd के। जिसे मैं बोलूं वैलेंस, वैलेंस शेल नहीं, गलत शब्द, बैंड। क्यों बैंड? क्यों? सॉलिड। अच्छे शब्द बोल। अब वैलेंस शेल नहीं, वैलेंस बैंड।
क्या बात समझ में आ रही है? 8 कहां से है बता? 8 पी के 6, एस के 2, तो कुल देख अवेलेबल लिखा, अवेलेबल। पी में 6 से ज्यादा औकात नहीं है, पर वास्तव में स्थिति क्या है? भरे हुए तो 4 ही हैं, एक एटम में 4, तो एन एटम में 4n कंप्लीटली फिल्ड, 4n कंप्लीटली एम्प्टी। क्या बता, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अब इसी बैलेंस बैंड को हमारे बड़े लोगों ने स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया दो भागों में। इसका जो लोअर एनर्जी वाला पार्ट बोला उसे बोला वैलेंस बैंड, और इसका जो अपर वाला पार्ट बोला उसे बोला कंडक्शन बैंड। क्या बोला? कंडक्शन बैंड। अगर मैं सेमीकंडक्टर में बात करूं तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कौन है? कंडक्शन बैंड। ये कौन है नीचे वाला? बैलेंस बैंड। और इन दोनों के जो बीच में गैप है इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इस पर चर्चा करते हैं। सर ये क्या चीज बना दी आशीष सर, कुछ नया क्या कर दिया आपने? अब बात कर। तो यहां तक तो समझ में आ गया था। जो तीसरा है उसे बोलते हैं वैलेंस शेल, पर ये तो आरडी सर बोलते हैं आइसोलेटेड एटम में, अपन बात कर रहे हैं सॉलिड की। तो पहले तो वैलेंस शेल हटा दे, वैलेंस बैंड बोलना शुरू कर। बोल वैलेंस बैंड ओके है क्या? अब वैलेंस बैंड को ही दो भागों में तोड़ दिया गया, कंडक्शन और वैलेंस। जब इलेक्ट्रॉन बाउंड होंगे तो किसमें पाए जाएंगे? वैलेंस में। और जब वो फ्री हो जाएंगे तो कूद के कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। अगर जैसे मैं बोल रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपको तुरंत सोचना है वो कहां पा जाएगा? कंडक्शन। सारा खेल ये गैप है। अपन बोलते हैं यार लकड़ी में करंट फ्लो क्यों नहीं होती? सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सर वो इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चूंकि लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए वो इंसुलेटर है। आप ऐसे ही गोल 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 घूमते रहोगे। अब आपके पास सही जवाब क्या है? लकड़ी में फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत, तो इलेक्ट्रॉन को बाउंड से फ्री में कूदने के लिए गैप, इतना गैप हम भर नहीं सकते, इसलिए लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर। अगला सुनेंगे तो मन खुश हो जाएगा, मेटल में ये गैप होता ही नहीं है, मेटल में दोनों चिपके होते हैं। इसका मतलब कब वो फ्री है कब वो बाउंड है पता ही। इसका मतलब हम बोलते हैं मेटल में एनर्जी गैप बैंड कितना है? 0। सेमीकंडक्टर में ठीक ठाक होता है, जिसको हम तापमान बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन को नीचे से कहां कूदा सकते हैं? ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कौन डिसाइड करता है? आप, मैं ना, ये प्रकृति डिसाइड करती है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इस पे आपका और मेरा बस नहीं है। इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर है? क्योंकि उनका फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है। आपके पास अभी तक क्या जवाब था क्लास शुरू होने से पहले? लकड़ी करंट फ्लो क्यों नहीं कराती? लकड़ी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। प्लास्टिक क्यों नहीं कराती? क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन नहीं। अरे आज अच्छा जवाब बताइए। दूसरा दूसरा क्या है? इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, और अच्छे अलग तरह से बोलिए, अगर इलेक्ट्रॉन बाउंड है तो कहां पाया जाएगा? वैलेंस में। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो कहां पाया जाएगा? कंडक्शन में। अलग तरह से शब्द पकड़ते जाएंगे, बातें स्मूथ होती जाएंगी। फिर सर ये एटेन एटेन सर एक बार और नजर प्लीज। चल एक बार और सीख। तो क्यों परेशान होता है भाई? क्यों परेशान हो रहा है? बता 3s2 3p2 दिख रहा है? हाँ बोल, बोल हाँ बोल। 3s2 3p2 में p की औकात बता 6, s की औकात बता 2, कुल औकात 8, कुल 8, एक एटम में 8, तो n में 8 है। देख अवेलेबल। भरे हुए कितने हैं? 4, एक में 4 तो n में 4, एम्प्टी 4। इस कंप्लीटली एम्प्टी और इस कंप्लीटली फिल्ड। फिल्ड वाले को क्या बोला? वैलेंस। और फ्री वाले को कंडक्शन। यस और नो? लिखना शुरू कर, धीरे धीरे अपने आप सेट होता जाएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। अभी और बनाते हैं चित्र धीरे धीरे। सब बातें लिख लो, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सब सवाल बनने शुरू हो जाएंगे अगर एक बार उसको अच्छे से पढ़ोगे तो।
ये क्या 4n 8n पे सवाल नहीं आया, पर क्या एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। भाई सवाल आ जाएगा फिर गड़बड़ है, इसलिए अपन को तो हर चीज तैयार करनी है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता ही चलेगा ये 8n क्या है 4n क्या है। अब आपने सुन लिया ना, अब आप कॉन्फिडेंट हो नहीं यार, कंटेंट पूरा अपना तैयार होना चाहिए। चल भाई थोड़ा थोड़ा कच्चा पक्का बोल। जब आइसोलेट एटम होता है तो वहां एनर्जी लेवल होते हैं, जब सॉलिड बनता है तो एनर्जी लेवल नहीं एनर्जी बैंड होते हैं। देख अच्छा लाइन समझ में आई। फिर आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस एनर्जी लेवल कहा जाता है। आरडी सर जब आइसोलेटेड एटम पढ़ाते हैं, जब हम सॉलिड पढ़ाएंगे तो वो वैलेंस एनर्जी लेवल नहीं है, वो वैलेंस एनर्जी बैंड है। और वैलेंस एनर्जी बैंड को कितने फर्दर भागों में स्प्लिट किया गया, दो भागों में। इसका जो लोअर एनर्जी हिस्सा है वो, सर ये लोअर एनर्जी और अपर एनर्जी भी होती है। हाँ थोड़ा केमिस्ट्री में याद कर, जो ज्यादा एनर्जी के हैं वो एस में नहीं होते, वो पी में आएंगे। किसको निकालना आसान होता है, एस वाले को या पी वाले को? पी वाले को, आउटर मोस्ट है ना भाई। कुछ ऐसा होता है एस 1s स्फेरिकल होता है, 2s स्फेरिकल, पी में शायद डंबल आ जाते हैं, याद करो आप। अरे हेलो, कुछ नहीं आ रहा क्या? नींद तो नहीं ले रहे? नींद का समय नहीं है अभी। हाँ बहुत शानदार बहुत शानदार। ये तो जाते आते समय का भी तो कुछ अलग साउंड निकालो, ये तो सालों से चल रहा है। तुम कुछ नए इजाद करो, जाते समय का तो हो गया, आते समय का कुछ अलग है, वैसे पता चला हाँ ये अब आ रहा है। हाँ कोशिश करो अलग तरह की, है ना। चलो क्या बढ़े क्या? ये वैलेंस बैंड को क्या किया, स्प्लिट। लोअर वाला वैलेंस बैंड, अपर वाला कंडक्शन बैंड। ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, ये एनर्जी गैप लैटिस स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। कार्बन इंसुलेटर है, कारण उसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। ये भी प्रश्न है यार, कार्बन का अगर आप लिखें, कितना होता है नंबर इसका, एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p2। ये भी अपने आप में एक सवाल है एनसीईआरटी का। यार इसके पास भी आउटर मोस्ट में 4 हैं, इसके पास भी आउटर मोस्ट में 4 हैं। कार्बन को तू इंसुलेटर बोल रहा है और सेमी सिलिकॉन को क्या बोल रहा है, सेमीकंडक्टर। क्या कारण है, तो आपको बोलना पड़ेगा कार्बन का जो लैटिस स्ट्रक्चर है, जो उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए कार्बन को क्या माना गया है, इंसुलेटर है। क्या बात सही है क्या? सब लैटिस स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अब आप देखिए, अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? अच्छा नीचे वाला खांचा कौन है, वैलेंस। ऊपर वाला, अच्छा ये भी सर, ऊपर वाला कंडक्शन क्यों सर? हर साल टीचर ऊपर कंडक्शन बना देते, हम भी बना लेते हैं। थोड़ा सा लॉजिक बताओ ना सर। अरे लॉजिक है ना, मुझे बताओ ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कौन होता है, बाउंड या फ्री? तुक्का मत मार बंटी, मोबाइल छोड़। ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, फ्री। बाउंड नहीं होता, बाउंड की तो एनर्जी कम होती है, तभी तो स्टेबल है। और जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी तभी तो बॉन्ड तोड़कर बाहर आएगा। तो दिमाग में छोटी छोटी बातें बैठाओ। ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, फ्री। फ्री इलेक्ट्रॉन का घर कौन सा है, कंडक्शन बैंड। ये एनर्जी से हिसाब से बनाया गया। ये देख चित्र देखना, यहां से कम एनर्जी वाला नीचे था, ऊपर जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब बताओ वैलेंस कंडक्शन में ज्यादा एनर्जी किसकी, कंडक्शन की, इसलिए कंडक्शन कहां, ऊपर, वैलेंस कहां, नीचे। थोड़ा ऐसे मतलब करोगे डिस्कस, तब है पढ़ाई करने का मजा। कि सर ये चित्र देखो, मैंने यहां
वाई एक्सिस में क्या लिखा है, आप बात ही नहीं समझ। देखो वाई एक्सिस में क्या लिखा है, एनर्जी लेवल, जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ती जा रही है। 1s की -13.6 होती है, याद करो, ऊपर जा रहे हैं -3.4, लगातार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यस और नो? आइए आइए आइए, अगर गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो कौन है, इंसुलेटर। अगर ये गैप ही नहीं है भाई, ये देख ओवरलैप ही हो गए, पता ही नहीं चल रहा, ओवरलैप हो गए, तो बताइए कौन है, मेटल्स। इनका एनर्जी गैप होता ही नहीं है, जीरो। ऊपर कंडक्शन, नीचे वैलेंस। और अगर ये गैप मॉडरेट है, मॉडरेट का मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इंसुलेटर का एग्जांपल कार्बन। मेटल्स का एग्जांपल कॉपर, प्लेटिनम। चलें क्या आगे? कौन है रे? और फिर मतलब क्या, बोल के नीचे मुंह करने से फायदा क्या है? चलो चलो, तो वैलेंस कंडक्शन का गैप ही मायने रखता है कि भैया वो सॉलिड है, सेमी है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो कौन है, इंसुलेटर। आराम से इस बात को बनाइए, यहां से एक सवाल बनना शुरू हो चुका है। बनाओ आगे और। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं सब समझ रहा हूं। हाँ चलो, सब समझ रहा हूं मैं। चलो अब देखो, अब समझना, देखो थोड़ा सा अब और माइक्रोस्कोपिक घुस रहे हैं। वैलेंस शेल से शुरू कर रहे हैं कहानी। आउटर मोस्ट को वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस एनर्जी लेवल बोलते हैं। सॉलिड आते ही वो वैलेंस एनर्जी बैंड हो जाता है, उसके भी दो हिस्से हो जाते हैं, वैलेंस और कंडक्शन। लोअर वाला वैलेंस, अपर वाला। गुप्ता सर ये फोर एन कहां से आ गई सर, ये बात वापस आ जा, तीसरी बार आ जा, अपने क्या दिक्कत है, शर्म थोड़ी ना अपने कोई, पढ़ा रहे हैं यार बच्चों को। ये देख, अब बता, कुल इसकी टोटल औकात, कुल टोटल औकात, पूरा शब्द लिख वापस, 8n अवेलेबल आउट ऑफ 4n कंप्लीटली फेल्ड एंड 4n
कंप्लीटली फील्ड वाले को क्या बोलोगे? वैलेंस बैंड। अब देख मैं और बना रहा हूं सर, 4 क्यों नहीं भर दिए सर, 2 ही क्यों भरे? ये जो थर्ड है ना, उसके भी एनर्जी स्टेट हैं, 3s होगा, 3p होगा, सबके 3s 3s, सबके 3p 3p, किसी भी s या किसी p में 2 ही तो है, ये देख ले। ये जो थर्ड है उसके भी तो लेवल है, 3s 3p 3s 3p 3s 3s 3p, ये देख, दो 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 भरे, 3 भर सकते हैं क्या? नहीं सर, पी में भर दो 3, पी में 3 कैसे भरेंगे, पी में तो 2 ही है, औकात भले ही 6 की पर है तो कितने, 2। ये देख पूरा कैसा है, एम्प्टी, 0 केल्विन पे चित्र है ये। सर 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, कोई थर्मल एनर्जी नहीं है। सर तापमान और थर्मल एनर्जी में क्या संबंध है? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एनर्जी होती है E बराबर 3/2 kT। अगर तापमान 0 होगा तो कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं है। देख सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बाउंड, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये गैप कौन है, ये फॉरबिडन। और इन शब्दों को देखोगे तो मजा आएगा। फॉरबिडन का गूगल में हिंदी मीनिंग है निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब होता है मना, लिखा होता है धूम्रपान करना निषिद्ध है, निषिद्ध का मतलब होता है मना है। मना है मतलब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पाया, या तो इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा तो कहां होगा, वैलेंस में, या तो फ्री होगा तो कहां होगा, कंडक्शन में। क्या बात समझ में आ रही है? चित्र बनाइए, किसका चित्र है बताओ, ये सेमीकंडक्टर का, कौन से तापमान पर है? अब बताइए, एक अगला सेंटेंस बहुत शानदार है, एट 0 केल्विन ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ इंसुलेटर। भाई साहब ये बड़ा तगड़ा लाइन है, इसको फील कर सकते हैं क्या? क्यों इंसुलेटर है बताइए? क्योंकि कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी है। जब कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट फ्लो कहां से करेगी? इसलिए सभी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाते हैं एट 0 केल्विन। काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है, कारण बताइए? कारण है कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। अब यहां रेस्ट लेते हैं 5 मिनट, इसको एनसीईआरटी से गो थ्रू होते हैं थोड़ा कच्चा पक्का, ताकि आप घर जाके आपका इंटरेस्ट आए कि सर मुझे किताब पढ़नी है, कितना कहां से कहां तक पढ़नी है, आप मुझे सारी बातें बता दो तो मैं पढ़कर आऊंगा, ईमानदारी से तैयार करूंगा। एम तो तैयारी करनी है भाई, मेहनत कर लोगे, चैप्टर ऐसा है तुम्हें भी समझ में आ रहा है यार, कोई इंटीग्रेशन नहीं लग रहा, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई ग्राफ के सवाल नहीं आ रहे यार, कोई कैलकुलस नहीं लग रही, बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, कुल जमा ही 3 से 4 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, 3 से 4 फॉर्मूले बस, और आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। तो यार ये तो अच्छे से तैयार करो। बढ़ू? समझाने में क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये जो थर्ड है यही तो 2 भागों में टूटा है, कोई 3s 3p अलग अलग थोड़ी ना है, इसी को तोड़ा है 2 भागों में। इसका जो लोअर एनर्जी लेवल है वो कौन है, वैलेंस, और इसका जो अपर एनर्जी लेवल है वो कौन है, कंडक्शन। उसका कोई अलग नहीं है, यही एनर्जी लेवल्स है। लोअर वाले को क्या बोलेंगे, वैलेंस, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, कंडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा तो किस में पाया जाएगा, वैलेंस में, और फ्री हो जाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, कंडक्शन। चलो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी से व्यू देता हूं मैं आपको, जो बुक लेकर आए हैं
एक बार खोलिए और रोज 7 दिन बुक लेकर आइए ताकि इसको साथ साथ अपन तैयार करते जाए। देखें क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे आगे दे रखा है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में कुछ भी सवाल नहीं बनता, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आइए इसके बाद यहां से जो हमने आज पढ़ा, मैंने हेडिंग भी बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी से मैच करती हुई डाली है। क्लासिफिकेशन पहला पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ये एक भी वैल्यूज याद नहीं करनी, बस ये बता रहा है मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये सब नाम लिखे, इनका कोई यूज नहीं है। अब आता है मेन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ये सब इसने लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया लाइनें लिखी हैं। व्हेन द एटम कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, एटम जब पास पास में आते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सॉलिड में। और उस समय इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि नेबरिंग एटम उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स। लिखा हुआ है outer orbit of electron from neighboring atom would come very close or could even overlap। ये पूरा बताया इसने, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, सब लिखा हुआ जो अपन ने पढ़ा। अब ये चित्र देखिए कितना अच्छा है, ये अपन ने अभी बनाया, देखो आप शायद समझ पा रहे हो। नीचे कौन है बताओ, फील्ड, ऊपर एम्प्टी, ये वाला वैलेंस, ये वाला कंडक्शन। ये दो दो ही क्यों भरे, ये समझ में आ रहा है क्यों दो दो क्यों आए? अगर एस होगा तो भी दो है और पी में भी दो है। बाकायदा इसने देखो पूरा लिखा है। इसको पढ़ने से क्या आता है, सब्जेक्ट मजा आता है। देखो कितना बढ़िया लिखा है, द एनर्जी बैंड पोजीशन इन अ सेमीकंडक्टर एट द अपर बैंड कॉल्ड द कंडक्शन बैंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट, द लोअर बैंड कॉल्ड द वैलेंस बैंड कंसिस्ट ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंप्लीटली फिल्ड एनर्जी स्टेट। बहुत सही, सारी बातें इसने समझाई, पूरा पढ़िए मजा आएगा। ये चित्र देखिए, ये भी अपन ने बना लिया। अगर गैप 3 से ज्यादा है तो कौन है, इंसुलेटर। 3 से कम है तो सेमीकंडक्टर। ओवरलैप हो रहे हैं, बहुत कम है, ओवरलैप हो रहे हैं तो क्या है, मेटल्स। एक एक डायग्राम पे टिक लगना चाहिए कि हाँ सर ये बात पढ़ ली, ये वाला डायग्राम आपने समझा दिया, ये वाले कॉन्सेप्ट बता दिए, एक एक केस को समझाया है। ये देखिए आप, जैसे केस 3 है, ये देखिए पूरी इसको पढ़िए। दिस सिचुएशन इज शोन हियर एट द गैप इज फाइनाइट बट स्मॉल बिकॉज ऑफ द स्मॉल बैंड गैप एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और क्या फ्लो कराने लगा देते हैं, करंट। हर चीज लिखी हुई है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आ जाएंगे। अब अपन क्या शुरू करने वाले हैं, इंट्रिंसिक। ये अपन ने पूरा पढ़ लिया, इसको आपको सारे चित्र, सारी थ्योरी एक बार पढ़ लोगे तो सब देखो, इसने A10 सब लिखा है, सब A to Z लिखा है। ये देखिए कुल अवेलेबल कितने स्टेट, A10, इसमें से 4n कंप्लीटली फिल्ड, 4n कंप्लीटली एम्प्टी एट एब्सोल्यूट, सब चीजें लिखी हैं। देखिए कुल औकात भी लिखी है, एस में कितने, 2, पी में कितने, 6, कुल औकात 8। ये एक एटम की है तो एन एटम के लिए A10, वही शब्द लिखा है A10 अवेलेबल एनर्जी स्टेट। मेहनत करनी पड़ेगी, इन शॉर्ट बात यह है, घर बैठकर कॉपी लेनी पड़ेगी, एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, जितनी भी समझ में आ जाएगी काम की है। जो मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ने सब कॉपी में लिख लिए। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिए अब हेडिंग डालिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2p6 3s2 3p। बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने,
4। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कोई डायग्राम के नंबर नहीं है, पर चीजें यहीं से समझ में आती हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितने? 4। 1 2 3 4। अगला सेंटेंस सुनिए, मजा आएगा। बंटी देख, बोर्ड पे देख। अब ये सिलिकॉन अपने पड़ोसी सिलिकॉन से बॉन्ड शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। बताइए क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। सोचिए इसके पास कितने थे? 4। इसने 4 सिलिकॉन और ढूंढ लिए भाई ने। अब बता इससे फायदा क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्टेट पूरा हो गया। देख कुल कितने हो गए? 8। राजा बन गए। कुल कितने थे? 4। 4 एक एक फ्री था। 4 सिलिकॉन पकड़े, उनके साथ क्या बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड। ये सिलिकॉन अब ये क्या करेगा? ये आगे बनाएगा, ये सिलिकॉन आगे बनाएगा। ये इसका क्या बन गया? लैटिस स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशन होता है, अपन ने तो 2 डायमेंशन बनाया है। बना लीजिए। चित्र बनाने को नहीं आता, बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी, मुझे पता है, पर आइडिया लगना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हो रहे हैं, क्यों इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, किस तरह से गणित चल रही है, आइडिया लगता है, चीजें उससे समझ में आती हैं। बीच वाले को देखिए, ये वाला, इसका काम एकदम बढ़िया हो गया। 4 तो इसके खुद के थे और 4 इसने बाजू वाले से ले लिए और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब फिर देखिए, ये चित्र कब का है पता है? एट टी बराबर 0 केल्विन, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? कोई इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों नहीं है बताइए? सारे इलेक्ट्रॉन तो बिजी हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में खुश हैं भाई। और 0 केल्विन भी आपने कर रखा है, उससे क्या है? इनको कोई थर्मल एनर्जी भी नहीं मिल रही, तो ये कूद फांद भी नहीं करेंगे। हर शब्द को फील करो कि सारे 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन बिजी हैं। सर क्या कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सर उछल कूद क्यों नहीं कर रहे? उछल कूद के लिए चाहिए थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का सूत्र होता है 3/2 kT। तापमान कितना है? 0, तो थर्मल एनर्जी तो है ही नहीं। नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। और दूसरा लिखिए, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। और लिखिए, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड इसलिए कहा जाता है, फिर लिख रहा हूं, अभी पहले भी लिखाया था, एट 0 केल्विन all semiconductor behave as a insulator। आराम से देख लीजिए, 2 मिनट रुकता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, वापिस सुनिए। ये चित्र कौन से तापमान पे बनाया गया वो बताइए? 0 केल्विन। बड़ा बड़ा लिखिए और खुद आर्ग्यूमेंट करिए क्या क्या हो रहा है, अपने आप से बातें करिए। सिलिकॉन ने 4 दूसरे सिलिकॉन से क्या बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्टेट पूरा हो गया, थोड़ी केमिस्ट्री का तड़का लगाइए। ऑक्टेट हो गया तो राजा हो गया, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई भाई। अब इसको कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, महाकुंभ चल रहा है, इसका काम पूरा हो चुका है। मुक्ति। अगर आप कब जाओगे? मैं सब जान रहा हूं। एट टी बराबर 0 केल्विन,
No electron is free to conduct electricity. Conduction band is empty. Valence band is completely filled. That's why all semiconductor behave as a insulator at 0 Kelvin. बताइए क्या ये बात ओके है? आगे बढ़ें. चलो अब और चित्र देखना जिससे क्लियरिटी आएगी. फुल थ्योरेटिकल है, बढ़िया समझ जाओगे तो काम हो जाएगा. ये देखो, अब मैं 0 केल्विन पे बता रहा हूं चित्र. बात बोलो, नीचे वाला कौन है? वैलेंस या कंडक्शन? अच्छा, वैलेंस नीचे क्यों होता है? क्योंकि इस बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है. यहां वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो बाउंडेड होते हैं. इतना बोलना सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा. सर ये क्या बनाते हो आप डॉट डॉट? ये इसके अंदर के एनर्जी स्टेट हैं. और बताइए सर ये क्या भरते हो आप? एग्जैक्ट दो. ये एग्जैक्ट दो क्यों भर रहे हो ये बताओ. 3s2 होगा तो भी दो है, 3p होगा तो भी दो है. ये वाले कौन है? एम्प्टी. कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड. ये चित्र बताइए कब का है? 0 केल्विन का. 0 केल्विन. ये बताइए पूरा का पूरा एम्प्टी, ये पूरा का पूरा फिल्ड. ये गैप बताइए फॉरबिडन एनर्जी गैप. अब चित्र बना रहा हूं मैं ग्रेटर देन 0 केल्विन पर. अब आप बताइए 300 केल्विन पे चित्र बना रहा हूं. आप तुक्के मारिए क्या होगा? आप तुक्के मारिए क्या होगा? आपने तापमान बढ़ाया. तापमान बढ़ाने से क्या हुआ गुप्ता सर? थर्मल एनर्जी बढ़ी होगी 3/2 kT. सोचिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, तब उसकी कूद फांद की इच्छा बढ़ गई, तो वो वैलेंस बैंड से कूद कर कहां जाएगा? कूद कर कहां जाएगा? कंडक्शन. अच्छा, ये कूदने वाली एनर्जी कहां से आ रही है? थर्मल एनर्जी. कूदने वाली एनर्जी कहां से आ रही है? थर्मल. उसको बैलेंस बैंड छोड़ना पड़ेगा. समय आ गया है, उसको बैलेंस बैंड छोड़ना पड़ेगा. कहां जाएगा बताइए? कंडक्शन बैंड. अच्छा 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 अच्छा. ये एनर्जी आई कहां से? ये एनर्जी आई है थर्मल एनर्जी. जब तक 0 केल्विन था तब तक सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे? बाउंड. सब वैलेंस बैंड में रह रहे थे. पर जैसे ही रूम टेम्परेचर पे बात आई, रूम टेम्परेचर. अच्छा और बात देखिए, मैंने यहां 4 जगह खाली छोड़ी और यहां 4 इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिए? ऊपर. ये जो वैकेंसी खाली छोड़ी इसे क्या बोलते हैं? पहला प्रश्न बताइए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बड़ा कौन? होल की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या? इक्वल है. Ne बराबर NH. क्यों बराबर क्यों है? खुद सोचिए. 4 यहां से टूट के गए तो वहां ऊपर 4 पहुंचे, तो यहां कितने की जगह खाली? 4. तो Ne बराबर NH. ये देखिए, ये जो आपने वैकेंट किए हैं उसे बोलते हैं होल. होल की पहली परिभाषा आ गई है, द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल. दूसरा प्रश्न आ गया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne और NH हमेशा बराबर होते हैं. गुप्ता सर Ne कौन है? Ne इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. NH कौन है? NH इसे बोलते हैं होल डेंसिटी. अच्छा, सोच समझ के बनाना. जितनी जगह यहां खाली छोड़ी है उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां बनाए हैं. एग्जैक्ट संख्या मैच करेगी. तुरंत देखिए, ये रहा चित्र. शुद्ध रूप से एनसीईआरटी फॉलो करिए.
एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये देखिए, ये देखो आप, एक एक बात के पीछे कारण अगर आप समझना चाहें, सर ये दो क्यों भरे हैं सर बताओ? 3s में भी दो है, 3p में दो है। ये देख पूरा कैसा है, खाली। बता ये कब का चित्र है, ये कब का चित्र है? 0 केल्विन। कब का चित्र है? 0 केल्विन। ये देख, ये देख, यहां से 4 खाली हुए, देख 4 ही पहुंचे। और अगर आप होशियारी से खेलें, सर ये ऊपर के 4 क्यों खाली करे यार? जरा सोचिए, इनकी एनर्जी नीचलों से ज्यादा है, तो ये जल्दी कूदेंगे ना भाई। हर बात का लॉजिक है। आप ऐसे ही चल रहे हैं टाइम पास के, मुझे पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है तो मजा नहीं है। अगर आप लॉजिक से चलोगे, हर बात का लॉजिक है। अच्छा देखो सर, दो दो भरे, फिर आपने ऊपर वाले 4, सर यहाँ 4 सफेद जगह और यहाँ 4 ये ऐसे हो, मतलब क्या हुआ? 4 ऊपर चले गए तो नीचे कितनी जगह रह गई? 4 खाली जगह रह गई। इतना एनसीईआरटी से क्लियरिटी से पढ़ना जरूरी है भाई, तब तो जो मजा आएगा। देख नीचे सारी बातें इसने लिखी है, सारी बातें लिखी हैं। पहला चित्र T बराबर 0 केल्विन पर है, देख लिख दिया बिहेव लाइक। दूसरा चित्र T ग्रेटर देन, और देख क्या लिखा है, फोर थर्मली जनरेटेड। भाई साहब ये क्या लिख दिया, थर्मली जनरेटेड? ये थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन को ताकत मिली और वो वैलेंस बैंड से कूद के कहां चले गए? कंडक्शन। इस तरह से एनसीईआरटी का कवरेज चाहिए भाई, एक एक शब्द, एक एक ग्राफ, एक एक टॉपिक। अब देख कितना अच्छा लिखा है इसने। ये देख पहला प्रश्न, ये देखिए, वो कह रहा है कार्बन सिलिकॉन सबके पास एक जैसा है, तो वाई कार्बन इज इंसुलेटर, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। तो बताइए क्या है? कार्बन का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर कूदाने के लिए एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, इसलिए कार्बन क्या है? इंसुलेटर। देखिए हर बात लिखी है। The energy required to take out an electron from these atoms will be least for germanium and highest for carbon. Hence carbon क्या है? Insulator. पढ़ो, 1 घंटा लेकर बैठो, फालतू की रामायण में उलझे पड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होना है। एक एक शब्द पढ़ लोगे, बोल सकते हो सर सेमीकंडक्टर एकदम मक्खन तैयार है। कोई भी ग्राफ पूछिए, कोई भी डायग्राम पूछिए, एक एक शब्द लैंग्वेज। अब खुद देखो ना, 5 पेज में कोई फॉर्मूला नहीं आया भाई, कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है ना भाई, इसको तो ऐसा तैयार करना ही पड़ेगा। 5-7 दिन पढ़ लोगे, तुम्हें खुद को लगेगा सर मेरा चैप्टर एकदम बढ़िया तैयार। बोली हाँ है क्या? चलो फटाफट इसको खत्म करो, चित्र बना लो। अच्छा Ne बराबर NH की फील आई क्या? Ne बराबर NH, क्योंकि जितने यहां से जगह खाली छोड़ के गए उतने ही तो ऊपर पहुंचे हैं भाई। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH। लेफ्ट और राइट चित्र, लेफ्ट चित्र कब का है? T बराबर 0। हर बात लिखना, एनसीईआरटी से पढ़ना। अब तुम्हें फिजिक्स की किताब खोल रहे हो तुम, लगातार क्वेश्चन बनेंगे, पूरे पूरे इसके सॉल्व अनसॉल्व सारे करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट के समय नहीं है, अभी पूरा पढ़ने का समय है। अभी ऐसा नहीं है कि समय निकल रहा है कि भैया सर कुछ समय नहीं बचा, अब तो हबड़ तोड़ कर लें, काटा कूटा ना, काटा कूटा करने वाला भी समय नहीं है। अभी पूरा पूरा 100% तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। रिवीजन में 1 घंटा लगेगा बस, पूरा सेमीकंडक्टर 1.5 से 2 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक बार दिमाग में समझाने के लिए समय चाहिए होता है भाई, उसके बाद नहीं लगता रिवीजन में। तुरंत ही आ जाएंगे भाई, ये तो चलता रहता है, नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे, बराबर रहता है कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं ऊपर ही रहेंगे, वो तो बोर वाला बात तो अभी भी है, क्योंकि ऊपर वाले कैसे हैं, हाई एनर्जी स्टेट हैं, उनको तो नीचे कूदना ही पड़ेगा, कूदते रहते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड रेट ऑफ जनरेशन। जनरेशन मतलब है नीचे से ऊपर पहुंचना, और ऊपर से नीचे आएंगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा, और ये बराबर रेट से चलता रहता है, इक्वल होती है रेट।
चले पन्ने पलटो, पहले पेज से फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, काम काम की बातें, फाइनल जो जो मुझे चाहिए। बहुत मन मजबूत करना पड़ता है सेमीकंडक्टर पढ़ाने के लिए। क्या होता है, न्यूमेरिकल की आदत पड़ी हुई है, इतने समय से फिजिक्स पढ़ाते हैं तो 2 मिनट पढ़ाया फिर न्यूमेरिकल, सिर्फ थ्योरी बोलते हैं, ऐसे लगता है बायो वाला जीवन जी रहे कि भैया सिर्फ थ्योरी। आप देखो 1.5 घंटे में कोई न्यूमेरिकल आए, मुश्किल से मैंने 100-125 लेक्चर पढ़ा लिए, कभी ऐसा लेक्चर नहीं जाता जिसमें न्यूमेरिकल ही नहीं है। बहुत कठिन है सेमीकंडक्टर, 100% क्या है थ्योरेटिकल। आप खुश हो रहे हो सर, यही तो मजा आता है, न्यूमेरिकल में तो जान निकलती है सर, ये बहुत मन खुश रहता है। आओ रटे, मैं रट डालूंगा। चलो आ जाओ भाई, फटाफट डिवीजन करेंगे, सुंदर सुंदर नोट्स बना दिए हैं, आ जाओ फटाफट। पहला पेज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। पहला पॉइंट बहुत आसान है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट, मेटल के लिए पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव। का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने पे रो कम होगा। सोच, रो कम होगा, सुन, रो मतलब होती है रुकावट, अगर रुकावट कम होगी तो करंट बढ़ेगी, ये याद होना चाहिए। इसके बाद आता है एनर्जी बैंड, इसको बढ़िया सुन के जाइए मस्त। जब एक आइसोलेटेड एटम होता है, अरे सुन लो, जब आइसोलेटेड एटम होता है तो उसके पास एनर्जी लेवल होते हैं, और जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है, जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है तो बहुत सारे, सुनिएगा ध्यान से और रिलेट करिएगा, जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है तब क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे एटम पास पास आते जाते हैं, पास पास, कि हमें भी सॉलिड का फॉर्मेशन करना है। अब इस सॉलिड के फॉर्मेशन के समय एनर्जी लेवल डिस्क्रीट और डेफिनेट नहीं रहते, वो स्प्रेड हो जाते हैं, और जैसे ही स्प्रेड होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। क्या ये बात क्लियर है? फिर आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस एनर्जी लेवल एटम में, और सॉलिड में क्या बोलेंगे, वैलेंस एनर्जी बैंड। इसको कितने भागों में तोड़ दिया, 2, नीचे वाले को वैलेंस, ऊपर वाले को, और गैप को क्या बोला, फॉरबिडन एनर्जी। बोले क्या बात ओके है? अगले लेक्चर में से आगे बनाऊंगा, बहुत चैप्टर आसान है, एनसीईआरटी जरूर लेकर आइएगा ताकि इसको हम साथ साथ पूरा कवर कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। क्या परेशान हो गए? हाँ पूछ ले जल्दी आ।